हेलो बिकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हमने लेक्चर नंबर 1 में सैलरी का इंट्रोडक्शन किया था और हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। मैंने अच्छे से आपको बताया था कि सैलरी में क्या काउंट होता है और क्या काउंट नहीं होता। मीन्स के किसको हम सैलरी बोलेंगे और किसको नहीं कहेंगे। और 5 तरह के हेड होते हैं आपके टोटल इनकम टैक्स में, जिसमें से हम टैक्सेबिलिटी काउंट करते हैं। ठीक है, वो 5 हेड में से। तो आप मेरा लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखना और उसके बाद ही लेक्चर नंबर 2 में आना। और आज हम करने वाले हैं टीयरेंस, सॉरी, आज हम करने वाले अलाउंसेस। और ये अलाउंसेस का आई थिंक पार्ट 1 ही होगा, क्योंकि पार्ट 2 होगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में। तो लेक्चर नंबर 2 चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर नंबर 2 में हम हाउस रेंट अलाउंस तक कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर मैं बात कहूँ अलाउंसेस की, तो सैलरी में आपके सबसे पहले आती है बेसिक सैलरी, उसके बाद अलाउंसेस, उसके बाद एन्युटी, पेंशन, ग्रेजुएटी, पर्क्स, ये सब मिलाकर बनती है सैलरी। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जैसे ही मेरा लास्ट लेक्चर आएगा ये सैलरी का, आप कैपेबल हो जाओगे सैलरी काउंट करने के लिए, वो गारंटी मेरी है। आप जस्ट मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते जाओ, तो आपको सैलरी का चैप्टर जो रहता है हार्ड, अगर आपको लग रहा होगा वो नहीं लगेगा, बहुत इजी लगेगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं कि कौन से सम इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं लास्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। क्लियर? तो आप सारे लेक्चर्स देखते जाओ और अपने लॉजिक है टैक्सेशन के वो क्लियर करते जाओ। क्लियर? तो आज हम करने वाले अलाउंसेस। तो अलाउंसेस में आप देख रहे हो यहाँ पे आपका डियरेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये रहा आपके यहाँ पे अलाउंसेस है। तो बेसिकली जो अलाउंसेस होते हैं वो सैलरी जो आपकी बेसिक है उसको पार्ट अलग है। वो ये आपके अलाउंसेस है वो अलग है। अब टोटल जो अलाउंसेस है वो 4 तरह के होते हैं। एक अलाउंसेस आपके रहेंगे वो फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे। अब फुल्ली टैक्सेबल, पार्शियली एग्जेम्प्टेड, ये क्या होता है देखो। तो जब मैं आपको अलाउंसेस के सम कराऊंगा, ठीक है, इलस्ट्रेशंस कराऊंगा, थोड़े बहुत दूसरे सम भी करवाऊंगा, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि अलाउंसेस टैक्सेबल क्या हो रहा है, एग्जेम्प्टेड क्या हो रहा है। क्लियर? वो मतलब वहां पे डीपली क्लियर होगा आपके माइंड से। अगर मैं यहाँ पे आपको इन शॉर्ट समझाऊं, फुल्ली टैक्सेबल मतलब कि अगर आपकी कोई कंपनी में सैलरी 100 रुपीज है, बेसिक सैलरी, उसके बाद आपको डियरेंस अलाउंस मिला 50 रुपया, तो आपकी गवर्नमेंट की सैलरी जिसपे आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है वो 150 होगा कि 100 होगा? तो आप कहोगे 100, तो नहीं, 150 होगा। क्योंकि जो आपको बेसिक सैलरी तो टैक्सेबल रहती ही रहती है, वो 100% टैक्सेबल होती है। बात आता है अलाउंसेस पे। तो अलाउंसेस जो डियरेंस अलाउंस है वो फुल्ली टैक्सेबल की कैटेगरी में आता है। मतलब जितना भी आपको डियरेंस अलाउंसेस मिल रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल रहता है, उसमें कोई भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। तो कौन से ऐसे अलाउंसेस है जिसमें हमको एग्जेम्पशन मिलती है, मतलब कंपनी हमको पे करती है, फिर भी इनकम टैक्स है डिपार्टमेंट है वो ये बोलता है कि भले आपको एम्प्लॉयर 1000 रुपए दे रहा है, आप उसमें से 500 हमारी तरफ से एग्जेम्पशन रख दो, बाकी के 500 पे टैक्स देना। तो वही हम यहाँ पे रीड करने वाले हैं। और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लॉजिकली समझना पड़ेगा कौन से अलाउंसेस है वो फुल्ली टैक्सेबल में आ रहे, कौन से अलाउंसेस है जो ये पार्शली और फुल्ली एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में आ रहे हैं, कौन से अलाउंसेस है जो सर्टेन सिचुएशन में हमें एग्जेम्प्टेड मिलते हैं, और कौन से अलाउंसेस है जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। और ये अगर मैं कहूँ तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर? और ये वाला अलाउंसेस भी आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ आपको ये 5 और ये 4 यही आपको करने हैं अच्छे से, तो आपके अलाउंसेस हो जाते हैं क्लियर। तो
मुझे सिर्फ दो कैटेगरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। सबसे पहले जो अलाउंस है वो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है, मतलब अगर मुझे सम में दिया है डियरेंस अलाउंसेस, तो मैंने आपको कहा था बेसिक सैलरी के बाद आता है डियरेंस अलाउंसेस। डियरेंस अलाउंसेस क्या होता है कि आपकी जो महंगाई बढ़ रही है ना, ठीक है, अपन की जो कंट्री में महंगाई बढ़ रही है उसको देख के हमको अलग से जो पैसा मिल रहा है उसको हम बोलेंगे डियरेंस अलाउंस। ठीक है, उसको देख के जो पैसा मिल रहा है। क्लियर? तो ये आपका डियरेंस अलाउंसेस होता है। उसके बाद सेकंड आता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। अब सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस क्या रहता है कि डियरेंस अलाउंसेस का ही पार्ट मैं इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि महंगाई की बात अगर यहाँ पे डियरेंस अलाउंसेस में कह रहे हैं तो वो ऑल ओवर इंडिया को देख के कह रहे हैं। और ये सिटी कंपनसेटरी अलाउंस जो दे रहे हैं ये एडिशनल दे रहे हैं, मतलब डियरेंस तो दे रहे हैं उसके बावजूद सिटी कंपनसेटरी भी दे रहे हैं, और वो डिपेंड करता है आप कौन से सिटी में रहते हो। क्लियर? अगर मैं अडानी में काम करता हूँ तो मेरी बेसिक सैलरी 10,000 होगी और डियरेंस अलाउंसेस 5,000 होगी, मतलब 15,000 मेरी सैलरी रहेगी। अगर मैं यहाँ पे जैसे आदिपुर में काम कर रहा हूँ तो वो इतनी हाई फाई सिटी नहीं है, तो मुझे बेसिक और डीए से काम चल सकता है। अगर मैं बैंगलोर में मुंबई में यहाँ काम कर रहा होता तो क्या पता मुझे कंपनी सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस भी देती, क्योंकि वो हाई लेवल की रहती है तो वहाँ पे खर्चे भी हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पार्ट क्लियरेंस अलाउंसेस है, लेकिन ये डिपेंड करता है जब कोई एम्प्लॉय कोई हाई वैल्यूएबल सिटी में होता है जहाँ पे खर्चे एक्सपेंसेस काफी ज्यादा होते हैं। रेंट आपने देखा होगा, अगर यहाँ पे हम कच्छ की बात करें तो कोई भी नॉर्मल 2 BHK घर होगा वो 10-15 हजार में मिल जाता है। ठीक है, अगर कच्छ में भी गांधीधाम में अगर करें तो 10-12 हजार, आदिपुर में करें तो 7-8, और अगर नागपुर साइड जाओ तो आपको 5-6 हजार में मिल जाता है। वहीं अगर मुंबई में जाओगे तो आपको 25-25, 30-30 हजार, 50-60 हजार तक भी चले जाता है, डिपेंड ऑन एरिया। तो वो इंक्रीज किसके लिए है? वो सिटी के लिए है। सिटी ऐसे हाई फाई है तो उस बेसिस पे हमको सिटी कंपल्सरी अलाउंस एडिशनल मिलता है। अब थर्ड चीज जो है वो मेडिकल अलाउंसेस है, वो आपके सैलरी में ऐड होके मिल जाता है और वो भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। मतलब ये तीनों मेडिकल अलाउंस सपोज मुझे 1,000 पर मंथ मिलता है, तो 1,000 पर मंथ की अगर मैं बात करूं तो मुझे साल का 12,000 मिलता है मेडिकल अलाउंस, और मैंने 25,000 रुपये खर्चा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि 12 का 12,000 जो मुझे मेडिकल अलाउंस मिल रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के हैंड्स में। एंड फोर्थ आता है सर्वेंट अलाउंस, और टिफिन अलाउंस भी होता है, और काफी अलाउंस मैं यहाँ पे आपको रीड करके बताऊं तो ये रहा टिफिन अलाउंस, लंच अलाउंस। ये सारे जो अलाउंस अगर पोर्शन में आ जाते हैं ना, टिफिन अलाउंस, लंच अलाउंस या सर्वर अलाउंस, तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे। टिफिन अलाउंस और लंच अलाउंस क्या हो गया आपके कि एम्प्लॉय आपके सैलरी में ऐड करके दे देता है 5,000 साल महीने का आपको खाना खाना है। तो ये सारी चीजें भले आप 5,000 में से 4,000 का खाना खा लेते हो और 1,000 आपका बच रहा है, तो 1,000 टैक्सेबल होगा वो मत सोचना, 5 के 5,000 जो होगा वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा आपके इन सेंस में। ठीक है, मतलब अगर मैं 5,000 का मुझे एम्प्लॉयर है वो बोल रहा है टिफिन के लिए मैंने तेरे को 5,000 रुपए दिए और मैंने महीने का 4,000 का टिफिन का खर्चा आया, तो मेरा टैक्सेबल 1,000 होगा या 4,000 होगा या 5,000 होगा? तो 5,000 होगा। क्लियर? इसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट में, एनी अदर कैश अलाउंस। अब एनी अदर कैश अलाउंसेस में आपके लंच टिफिन अलाउंसेस जो है उसके अलावा जो भी रहेंगे आपके, जैसे कि अदर कैश अलाउंस नॉट कवर्ड एल्सवेयर, कहीं पे भी कवर्ड नहीं हो रहे वो यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे लंच अलाउंस, टिफिन अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, वार्डन अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, इंटरमेन अलाउंस टू मीट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिटीज, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, फैमिली अलाउंस आर फुल्ली टैक्सेबल। फैमिली अलाउंस मतलब कोई फैमिली के लिए अलाउंस दे रही है, ये सारे
सैलरी में काउंट हो सकते हैं। अगर कोई एमएनसी कंपनी दे रही है तो अच्छी बात है। अब जैसे नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस हो जाता है कि कोई बंदा 2 कंपनी में काम कर रहा है, उसको एक दे दिया भाई तुमको ये काम नहीं करना है उस कंपनी में, तुमको उसका हम अलग से अलाउंस देंगे, तो वो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस हो जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट अलाउंस हो जाता है, कोई माइनिंग में प्रोजेक्ट करने जाते हैं, वहाँ पे अलाउंस एक एडिशन मिलता है, तो ये वार्डन अलाउंस हो जाता है आपका, क्लियर। तो ये सारे जितने भी अलाउंस होते हैं ये फुली टैक्सेबल होते हैं। मतलब अगर एम्प्लॉयर आपको 10,000 रुपए इसके अगेंस्ट देता है तो वो 10,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा आपका, क्लियर। अब मेन चीज आती है, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हाउस रेंट अलाउंस आपको निकालना रहता है, आपको एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो आपको एचआरए देता है, जिसको हम फुल फॉर्म में कहेंगे हाउस रेंट अलाउंस। अब हाउस रेंट अलाउंस के सामने हमको एग्जेम्पशन मिलती है, ठीक है, एग्जेम्पशन मिलती है। अब एग्जेम्पशन डिफाइंड है ये 3 कैटेगरी के डिपेंड पे कि हमको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। मतलब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, मतलब मुझे कितना हाउस रेंट अलाउंस मिला, किससे, एम्प्लॉयर से, ठीक है। उसके बाद सेकंड, एक्चुअल रेंट पेड, मैंने कितना रेंट पे किया। हाउस रेंट अलाउंस किसके लिए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस इसके लिए मिलता है कि मैं कहीं पे भाड़े पे रह रहा हूँ, तो वो भाड़ा देने के लिए मुझे कंपनी भी देती है, उसको बोलते हैं एचआरए, ठीक है। तो जरूरी नहीं रहेगा कि मेरा 10,000 का भाड़ा है और कंपनी भी मेरे को 10,000 दे रही है इन हैंड, ऐसा नहीं होता है। वो कंपनी अपने मौजूदा एरिया के हिसाब से वो एचआरए डिसाइड कर लेती है, फिर मैं जहाँ रहना चाहूँ मैं वहाँ रह सकता हूँ। तो बस उसी को बेसिस पे देख के हमको इन 3 कैटेगरी में से जो लोअर होगा उतना हमको एग्जीबिशन मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, टोटल एचआरए रिसिव्ड, मतलब मुझे कंपनी की तरफ से कितना एचआरए मिला। और सेकंड है एक्चुअल रेंट पेड, मतलब मैंने कितना रेंट पे किया और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 10% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे सैलरी की बात कहते हैं तो सैलरी मतलब क्या, क्योंकि सैलरी में तो काफी बहुत कुछ आ जाता है। ये देखो, ये अगर मैं पूरा पार्ट कहूँ, ये पूरा पार्ट मेरा क्या है, सैलरी। तो मुझे एचआरए काउंट करने के लिए सैलरी को क्या मानूं, तो यहाँ पे दिया है फॉर पर्पस सैलरी फॉर दिस पर्पस, मतलब एचआरए के लिए यहाँ पे जो सैलरी आप माइनस कर रहे हो उसमें क्या इंक्लूड होगा, इट डज नॉट इंक्लूड any of the allowance, but if the dearest allowance is included in salary for retirement benefit, then DA will be included in salary for the purpose. It may also include commission received by employee at a fixed percentage of sales achieved by them. मतलब यहाँ पे सैलरी में आपका सबसे पहले बेसिक, जो आपका बेसिक है वो तो होगा, प्लस डीए, डीए मतलब डियरेंस अलाउंस। डीए के अलावा और कोई भी अलाउंस मुझे यहाँ पे काउंट नहीं करना, और डीए भी मैं तब काउंट करूंगा जब वो रिटायरमेंट बेनिफिट में होगा, ठीक है। वो सैलरी जो होगी वो इंक्लूडेड होगी, मतलब डीए जो होगा वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होगा। अब रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए वो डीए है कि नहीं है, वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ये डीए है, वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है या नहीं है। तो यहाँ पे सैलरी का मतलब समझ में आ गया हमको, और कमीशन फिक्स्ड जो रहेगा टर्नओवर पे, वो आपको यहाँ पे काउंट करना है। जो यहाँ पे बहुत लेस पोर्शन बनेंगे कमीशन वाले पे, तो आप बेसिक और डीए वाला बहुत ध्यान से रखना। फिर थर्ड आता है 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी। 40% ऑफ सैलरी हम सब में लेंगे एक्सेप्ट जो 50% में आ रही है उसको छोड़ के। तो 50% पे कौन सी सिटी आ रही है, अगर ये 4 सिटी आती है तो हम 50% लेंगे, वरना उसके अलावा हमको 40% ही लेना है। और 40% के लिए कौन सी सिटी बोली है, मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे लिखा है 40% ऑफ सैलरी रेजिग्नेशन। हाँ, अगर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई,
ठीक है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। अगर ये 4 सिटी आपके नाम क्वेश्चन में आती है तो यहाँ पे आप 50% ऑफ सैलरी करोगे, वरना 40% ऑफ सैलरी करोगे। ठीक है, फिर इसमें से जो भी लेस आएगा वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, और वो एग्जेम्पशन को आप माइनस कर दोगे टोटल अमाउंट से, जितना मतलब ये पहला वाला था ना, उस पहले अमाउंट में से आप माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट बचा वो हमारा टैक्सेबल होगा सैलरी में। तो सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन 6 और इलस्ट्रेशन 7 में एग्जेम्पशन निकालना सीखेंगे, और उसके बाद हम इलस्ट्रेशन 8 में पूरा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी निकालेंगे। क्लियर? तो चलिए करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या कहा है, सिख खड़ाज ऑफ बेंगलोर। अब देखो बेंगलोर वर्ड यहाँ पे आ गया, तो बेंगलोर वर्ड में आपको कितना परसेंटेज मिलेगा, बेंगलोर में आपको कितना परसेंटेज मिलेगा, देखते हैं हम बेंगलोर का नाम यहाँ पे ऊपर यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, तो बेंगलोर काउंट नहीं हुआ इन 4 सिटी में, तो यहाँ पे 40% आपको आएगा। क्लियर? 40% ऑफ सैलरी। तो देखो यहाँ पे गेट एनुअल बेसिक सैलरी, एनुअल बेसिक सैलरी उसका कितना है, 6 लाख रुपया है, और डियरेंस अलाउंस है वो उसका 2 लाख रुपीज है, और विच इज टू बी इंक्लूडेड इन द सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ पीएफ, मतलब पीएफ मतलब आ गया रिटायरमेंट बेनिफिट। तो डीए जो होगा वो सैलरी में, डीए जो है वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है। क्लियर? और ही ऑल्सो गेट हाउस रेंट अलाउंस 1,44,000 पर एनम, मतलब साल का 1,44,000 रुपीज उसको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, और डियरेंस पे उसको 96,000 पर एनम मिल रहा है। और डियरेंस पे अगर वर्ड यूज किया जाए तो उसको इग्नोर कर लो। क्लियर? डियरेंस अलाउंस को ही हमको देखना है, डियरेंस पे को नहीं देखना। फिर यहाँ पे द एक्चुअल हाउस रेंट पेड बाय, मतलब उसने, उसको मिल कितना रहा था, उसको मिल रहा था 1,44,000, और वो एक्चुअल में पे कितना कर रहा है, 1,62,000। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टैक्स फ्री हाउस रेंट अलाउंस, हमको टैक्स फ्री हाउस रेंट अलाउंस निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप है। सबसे पहले एक्चुअल एचआरए रिसिप्ट, तो एक्चुअल एचआरए रिसिप्ट कितना है, आपको एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, तो 1,44,000 मुझे एक्चुअल एचआरए रिसिप्ट हुआ है, ये रहा। यहाँ तक ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% सैलरी, ये लाइन को आप भूल जाओ, ये कंफ्यूजिंग है। आप यहाँ ये लाइन को याद रखो, एक्चुअल रेंट पेड, जो मैंने एक्चुअल रेंट पे किया है, माइनस करोगे 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअल रेंट पे कितना किया था, तो एक्चुअल रेंट पे मैंने 1,62,000 किया था, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि द एक्चुअल हाउस रेंट पेड बाय हिम 1,62,000। अब उसमें से मुझे माइनस करना है 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी मैंने आपको कहा था, जो भी आपकी बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी 6 लाख है, और उसमें मैं प्लस करूंगा डीए, लेकिन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो 2 लाख रुपीज जो डीए है वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो ये 2 लाख भी मैं ऐड कर दूंगा। तो 6 लाख प्लस 2 लाख इक्वल्स टू 8 लाख रुपया जो रहता है, वो सैलरी एचआरए के बेसिस पे काउंट की जाएगी। तो 8 लाख का 10% कितना होता है, 10%। ठीक है, तो 10% आपका हुआ 80,000। तो 1,62,000 में से 80,000 में माइनस कर दूंगा, तो मेरा 82,000 यहाँ पे आ रहा है। और थर्ड में करूंगा 40% ऑफ सैलरी, क्योंकि 50% मुझे वो 4 सिटी में करना है, उसके अलावा 40% करना है। तो मैंने सैलरी तो निकाल दिया था 8 लाख रुपया, अब इसका 40% करूंगा, तो 3,20,000 आया। अब मुझे इन तीनों में से लोअर लेना है, तो इन तीनों में से लोअर कहूंगा तो ये मेरा 82,000 रुपीज है, वो मेरा क्या है, वो मेरा लोअर है। तो मुझे एग्जामेशन कितने मिलेगी, एग्जेम्प्टेड एचआरए मुझे कितना मिलेगा, 82,000 मिलेगा। तो मेरा टैक्सेबल एचआरए कितना हुआ, तो टोटल मुझे एचआरए मिला कितना, तो 1,44,000, और मेरा एग्जिबिशन कितना है 82,000। तो टैक्सेबल एचआरए मेरा हो जाता है 1,44,000 माइनस 82,000 इक्वल्स टू 62,000। मेरा जो एचआरए है वो मेरा टैक्सेबल एचआरए होता है। क्लियर? अब मैं करूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 में
Sri Atul was drawing 48,000 per month as a basic salary from Sriji Limited and 50% of its DRS allowance. In addition, he was getting house rent allowance of rupees 6,000 per month. He resigned from the company 30th November 2023 and joined Wipro Limited on 1st January 2024. He gets from Wipro Limited basic salary 64,000 per monथ, डीए जो इसका 24,000 है एंड हाउस रेंट अलाउंस 8,000 पर मंथ है. The PF contribution in Wipro Limited company is calculated on salary including DA. If Sri Atul is paying house rent 10,000 per month, determine his tax-free house rent allowance for the assessment year 24-25. अब देखो ये एम्प्लॉय जो है अतुल, वो साल में 2 कंपनियों के साथ काम कर रहा है. सबसे पहली कंपनी जो है वो श्रीजी लिमिटेड है और सेकंड कंपनी है विप्रो लिमिटेड है. तो फिलहाल आप विप्रो लिमिटेड को इग्नोर करो, हम श्रीजी लिमिटेड के हिसाब से एचआरए का एग्जेम्पशन निकालते हैं. तो यहाँ पे उसने जो रिजिग्नेशन दिया था वो 30 नवंबर को दिया था. तो मैं एचआरए जो एग्जेम्पशन है वो भी 30 नवंबर के प्रोपोर्शनेट के हिसाब से करूंगा. मतलब मैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च नहीं जाऊंगा, 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक जाऊंगा. क्लियर? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो श्रीजी लिमिटेड के लिए सैलरी में एचआरए के लिए सैलरी हम निकालते हैं ना, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो मेरे पास बेसिक सैलरी तो है 48,000 और मेरा डीए जो है वो 50% है. लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट दी थी पीएफ की वो सिर्फ विप्रो लिमिटेड के लिए दी थी कि विप्रो लिमिटेड का जो डीए है वो इंक्लूडिंग फंड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन के लिए. मतलब विप्रो लिमिटेड का जो डीए था वो फॉर्मिंग पार्ट रिटायरमेंट बेनिफिट वाला था और श्रीजी लिमिटेड वाला था वो फॉर्मिंग पार्ट नहीं है. मतलब मैं अतुल की जो एचआरए काउंट करूंगा एग्जेम्पशन, वहां पे श्रीजी लिमिटेड का डीए काउंट नहीं करूंगा. तो मेरी सैलरी फॉर एचआरए कैलकुलेशन श्रीजी लिमिटेड के लिए 48,012 करूंगा तो 5,76,000 आ रहा है. सॉरी 8 करना है ना मुझे, तो 3,84,000 मेरा सैलरी आ रहा है. ये रहा. अब मुझे क्या करना है, मुझे 3 स्टेप करने. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड. तो देखो एचआरए जो उसको मिल रहा था वो 6,000 पर मंथ था. तो 8 महीना उसने वहां काम किया, तो मुझे यहाँ पे एचआरए जो रिसीव हुआ वो भी 8 महीने के हिसाब से हुआ. तो कितना हुआ वो 48,000 रुपीज. अब सेकंड में क्या करूंगा, रेंट पेड, ठीक है, माइनस करूंगा 10% ऑफ सैलरी. तो रेंट भी मैंने कितना किया होगा 8 महीना. तो यहाँ पे देख रहे हो आप, मैंने श्री अतुल पेइंग हाउस एंड 10,000 पर मंथ. अब वो भले श्रीजी के पास काम कर रहा है, विपुल के साथ काम कर रहा है, उसने हाउस तो चेंज नहीं किया ना, तो उसका रेंट दोनों के लिए एक रहेगा. तो 10,000 रुपया 8 महीने के लिए 80,000 रुपया होता है और माइनस करूंगा 10% ऑफ सैलरी. तो 3,84,000 का 10% करेंगे हम तो 38,400 माइनस 80,000 करूंगा तो 41,600 उसका सेकंड पॉइंट पे आया. और थर्ड पॉइंट पे हम 40% करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिटी का नाम नहीं दिया गया, तो मुझे यहाँ पे 40% ले लूंगा मैं. और 3,84,000 का अगर मैं 40% करूंगा तो 1,53,600 आया. अब इन तीनों में से जो लोअर होगा उसका मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगा. तो यहाँ पे लोअर 41,600 है. तो यहाँ पे मेरा जो श्रीजी लिमिटेड, अतुल का श्रीजी लिमिटेड के लिए एचआरए जो एग्जेम्पशन है वो 41,600 है. अब हम आते हैं विप्रो लिमिटेड में. तो विप्रो लिमिटेड से वो 1 जनवरी से वो ज्वाइन कर रहा है. तो 1 जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 3 महीने के लिए मुझे एचआरए निकालना है. तो पहले मैं सैलरी निकाल लेता हूँ. तो यहाँ पे तो बेसिक और डीए दोनों काउंट होंगे क्योंकि डीए जो है वो फॉर्मिंग पार्ट है. तो 64,000 इंटू 3 करूंगा तो 1,92,000 बेसिक सैलरी आ रही है और 24,000 इंटू 3 करूंगा तो 72,000 का डीए आ रहा है मेरा. तो टोटल सैलरी मेरी 2,64,000 फॉर एचआरए के लिए मैंने सैलरी निकाल दी है. अब मैं करूंगा लिस्ट इन तीनों का. तो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड मुझे कितना हुआ है विप्रो लिमिटेड में, तो एक्चुअल एचआरए मुझे रिसीव हुआ है 8,000 पर मंथ. ये रहा. तो 3 महीने के लिए मेरा कितना हुआ 24,000 हुआ. अब सेकंड आएगा एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी.
तो एक्चुअल रेंट मैंने 10,000 पे किया है, तो 3 महीने के लिए 30,000 होता है। और 10% ऑफ सैलरी में अगर करूँ तो 2,64,000 का 10%, तो 26,400 आ रहा है। तो 30,000 में से 26,400 गया, तो 3600 मेरा यहाँ पे आंसर आया। अब थर्ड में करूंगा 40% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 2,64,000 का 40% करूंगा मैं, तो 1,05,600। अब इन तीनों में से लोअर क्या है, 3600, तो यहाँ पे मुझे एग्जामिशन मिलेगा 3600। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 में, जहाँ पे हम ग्रोस टैक्सेबल सैलरी निकालना सीखेंगे विद कैलकुलेशन ऑफ एचआरए। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा करीब ना करीब सम सैलरी का 30% तक कवर हो चुका है। आपको ये सारे एग्जाम्पल मैं खाली कैलकुलेशन के हिसाब से करवा रहा हूँ। एग्जाम में इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल नहीं आने वाला है आपको। ये तो सिर्फ हम कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए एग्जाम्पल कर रहे हैं। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखोगे, तो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ग्रोस सैलरी ऑफ 5 एसएससी ए बी सी डी। मुझे तो यहाँ 4 एसएससी दिख रहे हैं। ठीक है, फॉर द 24-25। अब यहाँ पे हमको चारों एसएससी का ग्रोस टैक्सेबल सैलरी निकालना है। क्लियर। और पॉइंट में अगर देख ले यहाँ पे क्या क्या दिया है देख लेते। तो बेसिक पे, डीए, बोनस, हाउस रेंट अलाउंस और एक्चुअल रेंट पेड, मतलब ए ने कितना रेंट पे किया है, बी ने कितना दिया है, सी ने कितना किया है, डी ने कितना किया है। और यहाँ पे हमको प्लेस ऑफ सर्विस भी इन्होंने बताया कि ए जो है उसका कोलकाता में है, बी का नागपुर में है, सी का चेन्नई में है और डी का मुंबई में है। और हमको नोट भी एडिशनल दिया है कि D's provident fund contribution is based on the total of basic salary and dearness allowance। मतलब D का जो dearness allowance है वो forming part of retirement benefit है। और सेकंड नोट में दिया है कि सी एस ऑक्यूपाइड हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस विच इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2024। तो यहाँ पे क्या होता है कि एचआरए में अगर एम्प्लॉय के पास खुद का घर होता है, ठीक है, तो उसको एचआरए नहीं मिलता। तो यहाँ पे तो उसका 1/1/2024 से नया घर कंस्ट्रक्ट हो चुका है, मतलब यहाँ से 1 जनवरी और फरवरी और मार्च, उन 3 महीने के लिए उनको एचआरए जो उसका होगा वो फुली टैक्सेबल होगा। तो हमको यहाँ पे 1/4 से लेके 31/12 तक का एचआरए सिर्फ निकालना पड़ेगा कि कितना एग्जाम्प्ट है। तो डी और सी में हमारे पास नोट्स है, ए और बी के लिए तो हमारे पास कोई इन्होंने नोट्स नहीं दिए। तो ए और बी का सिंपल कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस सैलरी, इस तरह से एडिंग होती है। यहाँ पे आपका आता है असेसमेंट ईयर, यहाँ पे आता है आपका प्रीवियस ईयर। तो हमेशा आप जो टैक्स देते हो वो प्रीवियस ईयर का देते हो, तो प्रीवियस ईयर आपका जाएगा 23-24। और जिस साल में आप टैक्स देते हो उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्लियर। ये आपको इंट्रोडक्शन में पता हुआ होगा। अब बेसिक सैलरी आपकी कितनी है, तो बेसिक सैलरी यहाँ पे हमारा रहा, ए का 4,72,000 है, डियरेंस अलाउंस 1,18,000 है, बोनस आपका 40,000 है। अब हम आते हैं हाउस रेंट अलाउंस में, क्योंकि हमें हाउस रेंट अलाउंस, क्योंकि डियरेंस अलाउंस है वो फुली टैक्सेबल है, बोनस है वो भी फुली टैक्सेबल है, बेसिक सैलरी है वो भी फुली टैक्सेबल है। अब हाउस रेंट अलाउंस है उसमें हमें कुछ एग्जेम्पशन मिलती है, और एग्जेम्पशन हम कैसे निकालेंगे, इन 3 स्टेप के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो एक्चुअल एचआरए कितना मिला है। तो एक्चुअल एचआरए आपको मिला है ए को 96,000, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद सेकंड है कि रेंट पेड कितना किया है, तो रेंट पेड आप देखोगे 1,18,000 किया है, ये रहा 1,18,000। अब इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 10% ऑफ बेसिक सैलरी, क्योंकि डीए जो है वो ए का है, वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेनिफिट तो नहीं है। तो 4,72,000 का 10% करूं मैं, तो 47,200 आ रहा है, जो मैं रेंट पेड में से माइनस कर दूंगा तो मेरा 70,800 आया। अब थर्ड वाला जो रहेगा वो 50% ऑफ सैलरी आएगा। तो कोलकाता जो है वो 4 सिटी में कवर होता है, तो 4,72,000 का मैं 50% कर दूंगा, तो 2,36,000 आया। अब इन तीनों में से सबसे लोअर कौन सा है, तो 70,800।
तो ये रहा 70,800, ये मुझे एग्जाम्शन मिला। अब कितना मुझे हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, तो मुझे हाउस रेंट अलाउंस एम्प्लॉयर की तरफ से 96,000 मिला और 70,800 जो है मेरा एग्जाम्शन है, तो 25,200 मेरा टैक्सेबल रहेगा। तो टोटल मेरी ग्रोस सैलरी कितनी हो जाती है, 6,55,200। ये था एसएससी ए का। इसी तरह से हम एसएससी बी का निकालते हैं। तो बेसिक पे आपका 3,64,000 है, डियरेंस अलाउंस 1,82,000 है, बोनस इसमें नहीं दिया गया था, डायरेक्ट हाउस रेंट अलाउंस है। तो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड बी को 72,000 मिला था और एक्चुअल रेंट पे उसने 84,000 किया हुआ है, क्वेश्चन में देख लेना। और 10% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी तो हम 3,64,000 लेंगे क्योंकि इसका डीए जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला नहीं है। तो 3,64,000 का 10% करोगे तो 36,400 माइनस करोगे एक्चुअल रेंट पेड, तो 84,000 आपने एक्चुअल रेंट पे किया, तो आपका आंसर है 47,600। और थर्ड करोगे 40% ऑफ बेसिक सैलरी, क्योंकि उसकी नागपुर सिटी है, तो नागपुर तो वो 4 सिटी में कवर नहीं होती, तो यहाँ पे हम उसको 40% करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फिगर आते हैं और तीनों में से लीस्ट कौन सा है, 47,600। ये हम हमारे पास जो एक्चुअल एचआरए हमें मिला 72,000, उसमें से हम माइनस कर देंगे 47,600, बाकी जो बचेगा वो मेरा टैक्सेबल रहेगा। अब मेरा टोटल ग्रोस सैलरी कितना आ गया, 3,64,000, 1,82,000 और 24,400। तो टोटल मेरा ग्रोस सैलरी कितना आता है, 5,70,400। क्लियर। अब हम आते हैं एसएससी सी की तरफ। तो मेरा बेसिक पे जो रहेगा 14,40,000 रहेगा, डियरेंस अलाउंस रहेगा वो 2,88,000 रहेगा, बोनस रहेगा वो 1,20,000 रहेगा, और ये तीनों के तीनों टैक्सेबल है। तो नया घर लिया है नहीं लिया है वो तो हाउस रेंट अलाउंस के लिए मुझे देखना है ना, इन तीनों के लिए थोड़ी देखना है। इसके लिए ये 12 का 12 रहने वाला है। अब मैं नए घर में रहूं, पुराने घर में रहूं या खुद के घर में रहूं, मुझे बेसिक पे डीए और बोनस से क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसके लिए ये तो 12 महीने के लिए आएगा। अब बात आती है हाउस रेंट अलाउंस के लिए, तो यहाँ पे मुझे जो भी एग्जाम्शन निकालना है, ठीक है, मुझे जितना भी मिल रहा है हाउस रेंट अलाउंस, मुझे एग्जाम्शन 9 महीने के लिए ही माइनस करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो देखूंगा वो एक्चुअल एचआरए रिसीव देखूंगा। तो मेरा एक्चुअल एचआरए रिसीव कितना हुआ है, 12% ऑफ सैलरी। तो देखो उन्होंने बोला है 12% ऑफ सैलरी मुझे एचआरए मिल रहा है, तो सैलरी तो मेरी जो 14,40,000 है वो पूरा का पूरा 12 महीने की है। तो 14,40,000 पे अगर मैं 12% करता हूँ तो ये भी पूरा का पूरा 12 महीने के लिए हो जाता है। तो मुझे तो 9 महीना मैंने एक एक से तो नया कर ले लिया था सी ने, तो 1/4 से लेकर अगर 31/12 तक का करूं तो 9 महीने का ही मुझे हाउस रेंट अलाउंस सी को देना चाहिए था। तो ये तो 12 महीने का हो गया, तो 9 महीने का कितना हुआ आपका, 9 महीने का हो जाता है 1,29,600। तो एक्चुअल एचआरए रिसीव कितना हो गया आपका 9 महीने का, 1,29,600। अब सेकंड करेंगे एक्चुअल रेंट पेड। तो एक्चुअल रेंट पेड देखो उसने कितना किया है, तो एक्चुअल रेंट पे किया 1,58,400। तो मुझे बताओ ये 9 महीने के लिए लूंगा या 1,58,400 एज इट इज वही फिगर लूंगा। तो देखो एज इट इज 1,58,400 लूंगा, क्योंकि ना तो उन्होंने मुझे बोला ये 12 महीने का रेंट है। और मुझे बताओ अगर किसी बंदे ने जनवरी में अपना घर ले लिया है, तो वो 12 महीने का रेंट क्यों देगा, तो वो जब तक वहां रहा होगा वहां तक तब तक का तो रेंट देगा। इसके लिए मुझे यहाँ पे इसको प्रपोर्शनल 9 महीने के करने की जरूरत नहीं है। अज्यूम है यार कि वो अगर रह रहा था वहां पे तो उसने उतने महीने का ही तो रेंट दिया होगा। तो एक्चुअल रेंट पेड कितना आएगा आपका पूरा का पूरा 1,58,400। अब इसमें से माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। तो 10% ऑफ सैलरी हम करते हैं, तो 10% ऑफ सैलरी यहाँ पे कितना हो जाता है आपका 14,40,000। तो इसका 10% करूंगा तो 1,44,000 आएगा। फिर ये वापस कितने महीने के लिए हुआ, 12 महीने के लिए। तो 9 महीने के लिए कितना होगा, 1,08,000। तो 1,58,400 माइनस 1,08,000, तो 50,400 जो रहेगा वो मेरा टैक्सेबल सैलरी रहेगा, मतलब सी का टैक्सेबल सैलरी रहेगा। अब थर्ड करेंगे 50% ऑफ 9 मंथ। तो 14,40,000 का 9% पहले निकाल लो,
तो ये सॉरी 14,40,000 का 50% निकाल दो तो 7,20,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो 5,40,000 आएगा। अब 50% क्यों है ये आप खुद अब इस बार निकालिए कि यहाँ पे 50% क्यों लिया है मैंने। क्लियर। अब इसमें से लीस्ट कौन सा है 50,400। तो बस मेरा सबसे पहले एक्चुअल एचआरए रिसीप्ट कितना रहेगा 14,40,000 का 12% 1,72,800। अब यहाँ पे मैंने 9 महीने का इसके लिए नहीं लिया है क्योंकि एचआरए तो मुझे 12 महीने का मिल रहा है। एग्जाम्पशन के लिए मैं 9 महीने काउंट करूंगा प्रपोर्शनेट। यहाँ पे तो पूरा 12 महीने का 1,72,800 काउंट करूंगा, उसमें से माइनस करूंगा 50,400 तो 1,22,400 मेरा पूरा का पूरा बाकी का टैक्सेबल आया। तो ग्रोस सैलरी मेरी हो जाती है 1440 प्लस ये टोटल करके 19,70,400। ठीक है। अब हम करते हैं डी का। तो डी का बेसिक पे आपका 5,12,000, डियरेंस अलाउंस है 92,800। अब इसका जो डीए था वो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला था, तो हम सैलरी में डीए को काउंट करने वाले हैं इस बार। बोनस आपको दिया गया है। हाउस रेंट अलाउंस हमारे पास कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे एक्चुअल एचआरए रिसीव। तो एक्चुअल एचआरए कितना मुझे रिसीव हुआ है 1,14,000। यहाँ पे देख लेते हैं 1,14,000 दिया गया है, ये रहा। और मैंने रेंट कितना पे किया है 1,80,000। तो 1,80,000 ये रहा रेंट। अब इसमें से माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। तो 5,12,000 प्लस डीए 92,800, 6,04,800 उसका 10% करेंगे तो 60,480 माइनस कर देंगे रेंट पेड में से तो 1,19,520 आपके पास आंसर आया। अब थर्ड करेंगे 50% ऑफ सैलरी। वापस से 50% यहाँ पे क्यों लिया है आप खुद अभी डिसाइड करो। अब 6,04,800 का 50% आएगा 3,02,400। अब इन तीनों में से लीस्ट कौन सा है तो 1,14,000 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसमें से माइनस करूंगा जो मुझे हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है। तो मुझे हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है 1,14,000। तो 1,14,000 में से 1,14,000 गया तो यहाँ पे बचा नील। तो मेरा हाउस रेंट अलाउंस का जो टैक्सेबल अमाउंट है वो नील आया। तो बाकी का ये तीन अमाउंट में प्लस कर दूंगा तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो उसे मैं कहूंगा ग्रॉस सैलरी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है और हाउस रेंट अलाउंस भी कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे आपके अलाउंसेस कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।